हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हिंदी में आपका चैप्टर 5 चल रहा था। पिछली क्लास में हम इसे शुरू कर चुके थे। इसका नाम है स्त्रानुकूल गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। तो इसमें सबसे पहले है शब्द वाक्य या शब्द वाक्यांश। तो इसमें हम पिछली क्लास में कुछ आपको बता चुके थे शुरुआत में, जैसे कुछ इसके उद्देश्य क्या हैं। बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना, गद्य और पद्य में अंतर कर पाना, गद्य एवं पद्य में आए शब्दों वाक्यांशों को समझते हुए पढ़ना, शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ना एवं समझना। तो इस प्रकार से इसके कुछ उद्देश्य हैं शब्द और वाक्यांश के संदर्भ में। अब इसके बाद इसमें सहायक सामग्री हम लोग कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे कक्षा के सामान्य उपकरण उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे चित्र कार्ड हो गया, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टियाँ, छोटी छोटी पट्टिकाओं पर लिखे गद्य पद्य, इस तरह के कुछ चीज़ों को हम लोग सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है परस्पर बातचीत करके किसी कविता या गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह एवं उचित विराम का पालन करते हुए सस्वर आदर्श वाचन करके, मतलब शिक्षक को क्लास में आदर्श वाचन यानी कि स्वयं वाचन या रीडिंग करना है। गद्य अथवा पद्य जो खंड है उसका स्वयं उसकी रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है, उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। तो शिक्षक को यानी कि आप लोगों को यानी प्रशिक्षुओं को आदर्श वाचन करना है क्लास में। गद्य एवं पद्यों को बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन या एकल वाचन कराकर फिर उसी गद्यांश को, उसी पद्यांश को छात्रों के द्वारा उसका अनुकरण वाचन करा करके। तो ये तरीका अपनाया जाता है बच्चों को शुद्ध उच्चारण और शब्दों और वाक्यांशों से परिचित कराने के लिए, उसमें प्रैक्टिस कराने के लिए। और आदर्श वाचन शिक्षक इसलिए करता है ताकि वो बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि इस प्रकार से हमें रीडिंग करना है, इस प्रकार से हमें पढ़ना है, ताकि बच्चे उसका भली प्रकार से अनुकरण कर सके, अनुकरण वाचन के रूप में। अब इसके बाद है जिस समय एक शिक्षक आदर्श वाचन कर रहा होता है तो उस समय उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, वो बिंदु कुछ हमारे सामने हैं। तो बच्चों का मन एवं मस्तिष्क जो है वो अत्यंत कोमल होता है, उन पर किसी बात का प्रभाव बहुत शीघ्रता से पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जब हम ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों की समझ बच्चों में विकसित कर रहे हों तो हमें कुछ ये बातें उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले भाषा में सरलता एवं मधुरता हो। जब हम बच्चों के सामने बोलें या आदर्श वाचन करें तो हमारी भाषा जो है वो अत्यंत सरल होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का दोष, जैसे उसमें बोलने में एकदम सिंपल सरल रूप में होनी चाहिए, किसी प्रकार का अन्य प्रकार कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए। मात्रात्मक अशुद्धियाँ या क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप जो बोलने का तरीका होता है उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ध्वनियाँ स्पष्ट हों। जब शिक्षक वहाँ पर बोल रहा हो या वाचन कर रहा हो तो वहाँ पर ध्वनि जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो। जो उच्चारण शिक्षक कर रहा है जिन शब्दों का, उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। यदि शिक्षक ही शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा या करने में सक्षम नहीं होगा तो फिर बच्चों को हम इस चीज़ की हैबिट उनकी प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे। उसके बच्चों में इन शुद्ध उच्चारण की, शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन की हम लोग प्रैक्टिस बच्चों को उनकी आदत नहीं डाल पाएंगे। शब्दों एवं वाक्यों में विराम चिन्हों को ध्यान में रखा जाए। जिस समय शिक्षक बच्चों के सामने वाचन कर रहा हो उस समय शब्द एवं वाक्यों के अंतर्गत जो भी विराम चिन्ह यूज हो रहे हों, प्रयोग में लाए जा रहे हों, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उनके उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाए। हम जब बोलते हैं
एक प्रशिक्षु के रूप में जब आप बच्चों के सामने वाचन करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, तो उस समय शब्दों का और वाक्यों का जो प्रॉपर उतार चढ़ाव है उसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाषा का उच्चारण करते समय यह ध्यान दिया जाए कि लोक भाषा में उच्चारण का प्रभाव ना पड़ने पाए। लोक भाषा जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रीयता से इसका संबंध है कि हर क्षेत्र की अपनी कुछ लोक भाषा, उसको बोलने का तरीका होता है, उसमें क्षेत्रीयता का असर बोलचाल में हमें दिखाई देता है और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी लोक भाषा होती है। हिंदी भाषा को ही अनेक प्रकार की लोक भाषाओं के माध्यम से अलग अलग ढंग से बोला जाता है। तो शिक्षक जो है वो अपने किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी बिलोंग करता है और उसके भी बोलने में उस चीज़ का असर दिखाई देता है, भाषा में उस चीज़ का असर दिखाई देता है। तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी क्षेत्रीय जो बोलने का तरीका है हिंदी भाषा में, हमें उससे बचना चाहिए। हमें एकदम प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध एवं सरल तरीके से अपनी बात बच्चों के सामने रखा जाए। तो इस प्रकार से हमें बच्चों के समक्ष वाचन करते समय, बात करते समय, बोलते समय इन बातों का विशेष रूप से एक शिक्षक होने के नाते हमें इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके आगे देखते हैं। अगला है आपका इसी टॉपिक में ही है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में जैसा कि पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों ने विराम चिन्ह जो है वो विस्तार पूर्वक पढ़ा है। यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, ये वही है जो पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम या इस तरह के जो भी हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी हैं, ये पिछले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वही है। तो इसके बारे में भी, इसमें भी चूँकि ये टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, तो इसको यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे आता है कि पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं और जब वो वाक्य अपने पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम हिंदी में एक सीधी लाइन खींच करके पूर्ण विराम के रूप में उसको प्रयोग में लाते हैं। इससे हमारा तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर वाक्य जो है वो पूरा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भारत देश के निवासी हैं, तो हैं के बाद यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हो रहा है और हैं के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। या आज मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और है के बाद पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका अल्प विराम। इसको इंग्लिश में कॉमा बोला जाता है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बस इसको कॉमा बोलते हैं और हिंदी में से अल्प विराम बोलते हैं। तो इसका चिन्ह से आप सभी लोग इसके वाकिफ़ हैं, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है हमें। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि जब हम कोई बात बोल रहे हों या कुछ लिख रहे हों, तो जहाँ पर हमें हल्का सा ठहराव या रुकने की कंडीशन जब होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्य पूरा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर वाक्य के दौरान ही किसी बिंदु पर किसी शब्द के बाद जब हल्का सा ठहराव होता है, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ अगर एक साथ कई नाम लिखे जाते हैं तो वहाँ पर इस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनील, कॉमा लगा देंगे, अल्प विराम लगाएंगे, मोहित, रोहित, सचिन, राजू, इस तरह के जो भी नाम लिखे जाएंगे तो ये आपस में अल्प विराम के साथ ये सारे नाम लिखे जाते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग भी हम हिंदी व्याकरण में विशेष रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय होता है और इसका सही प्रॉपर जानकारी होना और इसका सही प्रयोग करना, इससे हमें बच्चों को भली प्रकार से परिचित कराना है और स्वयं इसका सही प्रयोग करते समय बच्चों के सामने उदाहरण के रूप में हमें इसे प्रस्तुत करना है। तभी बच्चे इसका प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है इस बात को सीख पाएंगे। इसके बाद अगला है जैसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में जहाँ पर क्यों, क्या, इस तरह के कुछ शब्दों का जहाँ पर प्रश्न किया जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह
का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है उससे कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया आपका। तो छात्रों ये जो है अभी एक टॉपिक यहाँ पर हम और इसी चैप्टर में भी एक बाकी है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं आज। इसका नाम है समान ध्वनि। तो समान ध्वनि में जैसे कुछ दो शब्द दिए हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनका उच्चारण जो है उच्चारण की दृष्टि में उनमें आपस में समानता है, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो कुछ इस प्रकार के हम शब्दों से परिचित होकर के अपने छात्रों से उन शब्दों का परिचय कराते हैं, और इन शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण में समानता होते हुए हमें फिर भी इसमें भिन्नता है। उच्चारण में समानता है लेकिन बिल्कुल एक ही तरीके से लिखे हुए शब्द नहीं है ये। तो उच्चारण की समानता जो है उसमें जो भिन्नता उसमें व्याप्त है, उस भिन्नता को हमें छात्रों के सामने उसे स्पष्ट करना है, और हमें बच्चों से उनके अर्थ को, उनके जो अलग अलग अर्थ हैं उससे अवगत कराना है। और इस प्रकार से हमें समान ध्वनि के शब्दों से बच्चों को परिचित करा करके उसका सही उसका अर्थ प्रयोग उसको बच्चों को हमें समझाना है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं, अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु या हवा। तो इस प्रकार से अनल और अनिल बोलने में इनमें काफ़ी समानता है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, आग और हवा। तो इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान हमें बच्चों को कराना है। कुछ और उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं शब्द जो हमको दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे चूना और चुना। तो चूना अर्थात टपकने से इसका अर्थ होता है, और चुना चुनने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सुखी, सूखी। सुखी मतलब जो व्यक्ति सुख से जीवन यापन कर रहा हो, सुख से रहने वाला। और सूखी का अर्थ संसार होता है। सूर, शूर। सूर का अर्थ होता है सूर्य, और शूर का अर्थ होता है पैसा। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ शब्द और हैं, खाद और खाद्य। जैसे तो खाद जो है वो उर्वरक, उसे खाद कहा जाता है। खाद जो खाने के योग्य वस्तु है उसे खाद्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वयं इन शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि अगर हम इन शब्दों का प्रयोग ध्यान से नहीं करेंगे तो जो वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते समय फिर उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो स्वयं इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए प्रयोग करें, चूंकि ये समान ध्वनि के शब्द हैं इसलिए। और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि इसमें अर्थ स्पष्ट करते हुए, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए, हमें अर्थ और अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चों को हम इन शब्दों से अवगत कराएं, और इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है इससे भी हम उन्हें अवगत कराएं। तो छात्रों ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।